हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने एक नए रेज की खोज की थी जिसका नाम है एनोड रे या कैनाल रे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। ठीक है, तो लगभग कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी, एक आधा प्रॉपर्टी बची थी, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली ये था कि जो एनोड रे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो डिपेंड कर रही हैं, किस पे डिपेंड कर रही हैं, उस गैस पे, जो गैस किस में भरी गई है, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी गई है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या है ये, कैसे है ये, क्योंकि कोई लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो कई लोगों के ऊपर नहीं, बहुत ऊपर से चला गया होगा, है ना। इसलिए मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ। मेनली हम लोगों ने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस भरी हुई थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसे गैसेस भरी हुई थी। अब कौन सी गैस भरी थी, तो हम लोगों ने भरी थी हाइड्रोजन गैस भरी थी। इधर क्या लिया था, कैथोड प्लेट लिया था, और कैथोड कैसा प्लेट था, परफोरेटेड प्लेट था। परफोरेटेड मतलब छिद्रयुक्त था। और एक तो इधर ZNS लगा दिया था, और इधर एनोड प्लेट लिया था। एनोड प्लेट के साइड में भी क्या लगा दिया था, ZNS लगा दिया था। और इस दोनों प्लेटों को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया था, हाँ या ना। और अंदर का प्रेशर पूरा प्रयास किया गया था कि बहुत क्या रखा जाए, कम। ठीक है, तो ये प्लस वाली प्लेट है, ये माइनस वाली, तो ये कैथोड प्लेट हो जाएगी और ये एनोड प्लेट हो जाएगी। क्लियर है, ये एनोड प्लेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस भरी गई थी। तो मेनली क्या हुआ था इसके बाद ये हुआ था कि भाई प्रेशर लो है और 10,000 वोल्टेज तुमने जब अप्लाई कर दिया, तो मेनली हुआ ये कुछ, क्या हुआ, कुछ मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि इस एनोड प्लेट से कुछ रेज निकल रही थी, किधर की ओर सर, कैथोड की ओर। ठीक है, और किसके रास्ते, इन छिद्रों के रास्ते, यानी इन परफोरेटेड स्पोर्स के रास्ते ये जाके और क्या कर रही थी, ZNS स्क्रीन पे, यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे रेड कलर में ग्लो कर रही थी। ठीक है, यानी इसको चमका रही थी। क्लियर है। तो ये जो एनोड रे हैं, जिनको हम कैनाल रे भी बोलते हैं, कैनाल रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको गुजरने के लिए रास्ता चाहिए। जैसे नहर के अंदर पानी होता है, तो पानी को गुजरने के लिए पूरा का पूरा एक प्रॉपर रास्ता बनाया जाता है, कैनाल। ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या है, एनोड रे भी है। इनके लिए होल्स करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पतली मेटल फॉइल को तो छिद्र कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मोटा रहेगा तो उसको छेद नहीं कर पाएंगे, यानी उसको भेद नहीं पाएंगे। दैट मीन्स इनका पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन पावर से क्या होता है, कम होता है या कमजोर होता है, इसीलिए छेद के भाग नहीं पाती हैं। समझा, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, ताकि ये खुद ही उन होल्स के रास्ते उस ZNS स्क्रीन पे पहुंच पाए। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कैनाल रे, क्योंकि इनको रास्ता देना पड़ता है। अब इन कैनाल रे की बात करोगे तो कैनाल रे एक्चुअल में डिपेंड कर रही हैं, डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैसेस which are exerted into डिस्चार्ज ट्यूब। एंड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस भरी गई हैं, उन गैसेस के ऊपर हमारी जो कैनाल रे है वो डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, इनके नेचर के ऊपर। जैसा ये रहेंगे वैसा ये काम करेंगे। ठीक है, और इस कारण कैनाल रे का चार्ज मास रेशियो सेम डिपेंडेबल है या डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैसेस के ऊपर। क्या मेरी बात समझे, मैंने बोला कैनाल रे इनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, किस तरीके की गैस डाले हो उस अनुसार कैनाल रे काम करेंगे। ठीक है, और इस कारण जो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज मास रेशियो है वो भी डिपेंड कर रहा होगा इनके ऊपर। मेनली हम जो चार्ज मास निकालते हैं, तो चार्ज मास रेशियो हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन। तो हम एक्चुअल में किसका मास ले रहे हैं बताइएगा, हम मास ले रहे हैं H+ का। यस और नो, हम किसका मास ले रहे हैं, H+। प्रोटॉन मतलब क्या, जब ये H2 क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, तो आयोनाइज होके आपको पता है कि H+ इधर की ओर गुजर रहा होगा, हाँ या ना। तो इसी H+ का तो आप मास ले रहे हो, इसी को तो हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। मेनली हम लोगों ने पढ़ा है कि H+ मतलब प्रोटॉन, क्योंकि एक हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको ऊपर H+ आ जाएगा और इसका मतलब एक ही प्रोटॉन बचा है। तो हमेशा जब प्रोटॉन दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे, H+।
क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। कैसे आयोनाइज हुआ ये भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे यहाँ पे बीच में क्या है, एक न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब देखता है कि इधर की ओर, मतलब इस साइड की ओर बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भाग जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इसका मतलब एक ही प्रोटॉन तो बचेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये कहानी स्थापित हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोटॉन बन गया। अब कहानी को आगे समझिएगा। जब हम चार्ज मास रेशियो निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में हम किसका निकाल रहे हैं, मास। हम चार्ज तो ले रहे हैं, ठीक है, चार्ज समझ में आ रहा है कि हम लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो तो इतना ही आएगा। लेकिन हम मास किसका ले रहे हैं, तो मास ले रहे हैं मास ऑफ H+। ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? तो H+ का मास क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। सपोज कर लो मैं इसको हटा के कौन सी गैस डाल देता, ऑक्सीजन गैस डाल देता, तब हम मास किसका लेते, ऑक्सीजन +2 है इनका, है ना। तो सीधा सीधा ऐसे देखो, तब हम लेते हैं इफ़ S2 एक्सर्टेड, ऐसे लिखो S2 एक्सर्टेड, और यदि O2 एक्सर्टेड, यहाँ पे लिखा मैंने इफ़ O2 एक्सर्टेड। अगर O2 एक्सर्टेड होगा तो क्या होगा, हम मास लेंगे किसका लेंगे, बताइए, हम मास लेंगे O+ का, हाँ या ना। यानी इस कंडीशन में चार्ज तो वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मास किसका लेने लगेंगे हम लोग, मास लेंगे हम लोग O+ का। तो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो अलग अलग होता है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास क्या है, अलग अलग है। मेनली कैसे, जैसे अगर आप नॉर्मली समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। सपोज कर लो 8 होने का मतलब कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, बराबर होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है। एक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सपोज कर लो अगर मैं H+ की बात करूँ, यहीं से क्या करूँ मैं, थोड़ा सा इधर आता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज डाल दिया, अभी भी एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर किसको दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है। 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 बचेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1H+ अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्रोटॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1H+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में था तो चला गया, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ या ना। इसीलिए चार्ज आया है, देखो संतुलन नहीं बैठ पाया। क्लियर है कि नहीं है? अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे जब मास रखूंगा तो इन 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉनों का रखूंगा कि नहीं रखूंगा, है या ना, जोड़ के रखूंगा। और यहाँ पे 1H+ का मतलब केवल और केवल 1 प्रोटॉन का रखूंगा। तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। तो जैसी गैस यहाँ पे रखोगे वैसा ही चार्ज मास रेशियो मिलेगा। तो मेरे लिए चार्ज मास रेशियो जो है वो क्या है, डिपेंडेबल है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। जैसा गैस वैसा क्या बोलते हैं, चार्ज और मास का रेशियो, किसके, प्रोटॉन का। क्लियर है या ना। तो हम ये यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि मेनली अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ना डालें, यहाँ पे कोई और गैस डालेंगे तो एक्चुअल में हमको एग्जैक्ट मास नहीं मिल पाएगा, किसका, प्रोटॉन का। समझ में आया, हाँ ना बोल देना, ठीक है। चार्ज मास रेशियो जो फिलहाल में अगर H+ के केस में देखें तो कितना होता है, क्या किसी को पता है? कल हम लोग कल देखें, कल आपने क्या देखा था, चार्ज मास रेशियो प्रोटॉन का देखा था, क्या था, 9.146 × 10⁻⁴ कूलाम पर kg समथिंग था, समथिंग ले लो भाई। 10⁻⁴ कूलाम पर kg आया था कि नहीं आया था, आया था। कब, जब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस था, वो ऑक्सीजन प्लस में आ जाए तब चेंज हो जाएगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है, डिपेंड कर रहा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस। तो ये कैनाल रे की आखिरी प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। समझ में आया नहीं आया? कि कैनाल रेज का जो चार्ज मास रेशियो होता है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैनाल रेज की प्रॉपर्टी सभी की सभी डील कर ली, ठीक। अब मैं
एक बार चाहूँगा कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको क्विक रिकैप कर लें ताकि चीज़ें हमारे समझ में आएँ। यानी अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आ चुका है, तो उस कंटेंट को एक बार में समराइज करने का प्रयास करते हैं। इतनी बातें आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेनली जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी एटम से, परमाणु से, ठीक है। तो एटम से हम लोगों ने देखा था कि एटम क्या है। तो शुरुआती दौर में ये बोला गया कि 2 साइंटिस्ट आए थे। प्रथम साइंटिस्ट महर्षि कणाद, उन्होंने बोला था कि एक्चुअल में जो एटम है, जो परमाणु है, वो नॉन डिविजिबल है, इन सबसे छोटा कण है यही। उसके बाद यही अवधारणा किसने व्यक्त कर दी थी? जॉन डाल्टन साहब ने। तो जॉन डाल्टन साहब ने भी सेम बात बोली थी, ठीक है। लेकिन बाद में एक समस्या आती है, मतलब एक घटना घटती है और उस घटना के बाद ये हो जाता है, क्या स्थापित हो जाता है कि भैया नहीं, एक्चुअल में एटम भी क्या है, डिविजिबल है। और इस दौरान जो घटना थी वो घटना कौन सी यूज की गई थी? इवेंट जो यूज किया गया था, तो वो इवेंट था एक्चुअल में क्या? बिजली का कड़कना, है ना, बिजली का कड़कना। तो बिजली का कड़कना ये एक ऐसी घटना थी कि जिसके बदौलत हम लोगों ने ये क्या किया, सर्च करना स्टार्ट किया कि जो लाइट है, सॉरी, जो भी पदार्थ है वो एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, उसके अंदर और भी पार्टिकल हैं। पहले एटम क्या था? नॉन डिविजिबल था, है ना, नॉन डिविजिबल था। लेकिन उसको डिविजिबल प्रूफ कौन करता है? तो जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब। और बिजली का कड़कना मतलब ये एक ईश्वरीय शक्ति, मतलब ये ईश्वर को चैलेंज करने के लिए इस घटना को प्रूफ किया गया। मेनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाई और पतंग उड़ाने के साथ उन्होंने ये बोला कि एक्चुअल में जो आसमान में बिजली कड़क रही है उसका कारण ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह भगवान गुस्सा है, बल्कि एक क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। और इस फिनोमिना को हम लोग लेबोरेटरी के अंदर भी कर सकते हैं। और तभी से होड़ लग गई क्या करने के लिए, कि बिजली को कड़काने के लिए। कहाँ पे? लैब के अंदर। तो सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने ये करके दिखाया था, लेकिन इससे पहले एटमॉस्फेयर तैयार करने का, कि बिजली जहाँ से कड़कती है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ा। जो ऊपर का एटमॉस्फेयर था उसके लिए एक मेनली डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई। क्या बनाई गई? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब किसने बनाई थी? तो विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक्स, ठीक है ना। तो विलियम क्रुक्स नाम था उनका, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसी दिख रही थी, अगर आप जानते होंगे तो। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें 2 प्लेटें लगी रहती थी मेटल की। एक जो निगेटिव से जुड़ी होती थी उसको कैथोड प्लेट बोलते थे, ठीक है, इसको कैथोड प्लेट नाम दिया गया। और दूसरी एक प्लेट थी जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती थी बैटरी के, उसको हम लोगों ने एनोड प्लेट नाम दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अंदर जो है प्रेशर कैसा रखा गया? एकदम लो, ठीक है ना। तो वेरी लो प्रेशर रखा गया, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर। और इसके लिए क्या लगाया गया? यहाँ पे वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप लगा दिया गया। ऐसे समझ लीजिएगा कि वैक्यूम पंप लगा दिया गया, वैक्यूम पंप यहाँ पे, ओके। वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर को क्या किया जाता था? मेंटेन किया जाता था। तो बहुत लो प्रेशर रखा गया। और बीच में क्या डाल दिया गया? इनर्ट गैस। अंदर कौन सी गैस डाली गई? इनर्ट गैस। और इस इनर्ट गैस के कारण क्या होता था? अच्छा, ये सब क्यों डाला गया? ताकि हम ऊपर का एटमॉस्फेयर तैयार कर पाए। जैसे कि ऊपर जो है क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, यानी हवा है, और हवा क्या है, अपने आप में इंसुलेटर है। तो इसलिए हम लोगों ने कौन सी गैस डाली? ऐसी गैस डाली जो रिएक्ट ना करे, इसलिए हम लोगों ने इनर्ट गैस डाली। ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर भी हम लोगों ने क्या रखा? लो। और बिजली कड़कती है तो बहुत भयंकर वोल्टेज होता है, इसलिए हम लोगों ने जो वोल्टेज लिया था वो क्या लिया था? 10,000 वोल्टेज। समझ में आया? आया ना? क्लियर है? और तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। और दूसरा काम क्या किया था कि इस एनोड के पीछे हम लोगों ने एक स्क्रीन लगा दिया था जिसका नाम था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन या ZNS की स्क्रीन थी ये। किसकी स्क्रीन थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। तो हुआ ये कि जब हम लोगों ने सब कुछ कर दिया तो हमको ये नज़र आया कि इस एनोड से, सॉरी, इस कैथोड प्लेट से एनोड की ओर कुछ रेज निकल के जा रही हैं, कुछ रेज निकल के जा रही हैं। और यहाँ से खोज हो गई कैथोड रे की। किसकी रे? कौन सी रे? कैथोड रे की खोज हुई। आई बस समझ में? तो कैथोड रे निकल के आई और इन कैथोड रे की के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। पता ये चला कि जो कैथोड रे हैं मेनली वो कैसी हैं? तो मेनली कैथोड रे जो हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है।
ध्यान देंगे कैथोड रे कैसी हैं, निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि हम लोगों ने अगर पॉजिटिव क्या बोलते हैं, जब ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रही हैं तो उधर की ओर क्या हो जा रही हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब निगेटिवली चार्ज है। दूसरी बात, ये पार्टिकल हैं, कैसे पता चला, तो बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया था, पैडल लगा दिया था, तो इनको जब ये कैथोड रे उनके ऊपर टकराई तो उसको घुमाते हुए गई। दैट मीन्स इससे ये सीधा साबित होता है कि पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का मतलब इसके पास क्या है, मास है। ठीक है, ये बात। तीसरी बात क्या नज़र आई कि एक्चुअल में जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो भी ये क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है ना, तो डिफ्लेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या कर रही होती हैं, डिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि ये क्या करती हैं, ये गैसों को आयोनाइज्ड करती हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन भी दिखाती हैं, तो प्रोड्यूस आयोनाइजेशन दिखाती है। इसके अलावा ये क्या कर रही होती हैं, इसके अलावा ये ZNS स्क्रीन पे जाके ग्लो करा रही होती हैं। ठीक है ना, यानी ZNS स्क्रीन को या सीधा प्रोड्यूस फ्लैशेस अपॉन ZNS स्क्रीन। तो ZNS स्क्रीन पे क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, फ्लैश भी, मतलब क्या बोलते हैं, लाइट भी चमका रही थी। मेनली कौन सा लाइट था, तो ग्रीनिश लाइट था। कौन सा लाइट, ग्रीनिश कलर का लाइट था। ठीक है ना, ग्रीनिश ग्लो। ठीक, तो ये सब प्रॉपर्टी थी कैथोड रे की। अब कैथोड रे ढूंढ लिया गया तो फिर उसके बाद दो क्वेश्चन आए। चूंकि कैथोड रे एक चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना होगा, और चूंकि ये पार्टिकल है तो इसका मास कितना होगा। तो फिर इसमें लग गया कि भैया एक्चुअल में अब हमको क्या चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए, दूसरा मास चाहिए। तो जे थॉमसन साहब ने, चूंकि इनके पास ये आंसर था नहीं, तो उन्होंने प्रयास तो किया, और जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि 1897 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, सिंपल काम किया। सिंपल क्या किया कि मेनली ये जैसे सेटअप था वैसे ही सेटअप रखा, बस कुछ खेल ऐसा कर दिया कि ये ZNS स्क्रीन है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से कैथोड प्लेट है, यहाँ से एनोड प्लेट है। इस कैथोड प्लेट्स को एनोड प्लेट को क्या बना दिया, परफोरेटेड बना दिया। और जब कैथोड प्लेट से रेज निकली एनोड प्लेट की ओर, ठीक है, तो ये रेज आगे की ओर जा रही थी, बस ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक माइनस और एक प्लस लगा दिया। और उसके साथ साथ क्या लगा दिया, उसके साथ साथ मैग्नेट भी लगा दिया। क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड। और इसके कारण उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था तो ये किसकी ओर चली गई रेज, ये चली गई प्लस की ओर। ठीक है ना, तो प्लस की ओर डिफ्लेक्ट होने लगी। मेनली ऐसे लगा था, यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो, प्लस लगा लोगे, तो ऐसे नजर आएगा कि ये प्लस की ओर क्या हो गई, चली गई। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो कैसे जा रही थी, सीधा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हो गई, ये प्लस की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। फिर जितना ये डिफ्लेक्ट हुई इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कभी भी कोई एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास दो तरीके के फील्ड बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो यही कहानी यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, देखा कि अगर हम इस पार्टिकल को पकड़ें तो इस पार्टिकल के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कहाँ की ओर लेके आ रहा है उसको, नीचे की ओर, हाँ या ना। तो इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और दूसरा मैग्नेट लगा दिया, तो फिर कहाँ की ओर जाने लगा, ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्सेस लग रहे हैं और इन्हीं दोनों को चूंकि ये बैलेंस होंगे, बैलेंस होने का मतलब तब ये सीधी रेखा में जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने उस कंडीशन में चार्ज मास रेशियो निकाला, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और वो कितना दिया था उन्होंने, 1.7588 इंटू 10 पे पावर 11 कूलाम पर kg, और वो भी किस में था, माइनस में। ठीक है, समझ में आया। यानी उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक्चुअल में चार्ज मास रेशियो दिया था। नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं दे पाए थे, ना ही चार्ज ना ही मास। इन्होंने क्या दिया था, जे थॉमसन साहब ने, चार्ज मास रेशियो। फिर 1907 था, कौन सा वक्त था जब मिल्टन साहब करते हैं, बताइए। हाँ, 1909
1909 में मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है भाई, तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में क्या लिया जाता है, एक ट्यूब लिया जाता है। इस ट्यूब को ऊपर और नीचे से कवर्ड रखा जाता है और बीच में दो प्लेटें लगाई जाती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, एनोड प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट, कैथोड प्लेट है। और इस एनोड प्लेट को फिर क्या कर दिया जाता है, परफोरेटेड, और यहाँ पे लगाया जाता है एटमॉइजर। क्या लगाया जाता है, एटमॉइजर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एटमॉइजर, एटमॉइजर, एटमॉइजर। और इसके अंदर क्या लगा हुआ था, इसके अंदर वो ऑयल था। क्या था, ऑयल, ऑयल की ड्रॉप थी। तो एटमॉइजर से क्या कर रहे थे हम लोग, ऑयल की ड्रॉप को इसके अंदर डाल रहे थे। तो ये ड्रॉप के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जिसके कारण नीचे की ओर जा रही थी। और यहाँ पे बीच में हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा मैं रेस को यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे बीच में हम लोगों ने क्या ले लिया था, यहाँ पे एक्सरे, एक्सरे सोर्स था, इधर से एक्सरे निकल रही थी। और ये एक्सरे जब इन ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ रही थी, मेनली बीच में गैसेस थी, तो ये एक्सरे उन गैसेस को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती है। दैट मीन्स उन गैसेस से क्या निकलवा देती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलवा देती हैं। और वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक जाने से क्या होता है कि उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और इसके कारण वो किधर की ओर भागेंगे, एनोड प्लेट की ओर। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एनोड प्लेट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऊपर की ओर भागने लगते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स उनको कहाँ ले जा रही होती है, नीचे। इस कारण वो इक्विलिब्रियम के केस में चले जाते हैं। और वहीं से वो क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करके क्या निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकालते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस में। हाँ ठीक है, वहाँ पे उस कंडीशन में जब वो निकालते हैं, कौन, जे मिल्कन साहब, किसके साथ थे वो, हार्वे फ्लेचर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस दौरान उनका निकला हुआ जो चार्ज था 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम अप्रॉक्स था ना, है ना। बाद में वही क्या बन गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। आया समझ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा प्रोटॉन की कहानी, दैट मीन्स कैनाल रे की कहानी, जिसको किसने परफॉर्म किया था, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको गोल्डस्टीन साहब ने परफॉर्म किया था। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्लाइड में आपको बस मैंने क्या करने के लिए, रिकैप कराने के लिए किया है। ठीक है, चलिए अब यहीं से थोड़ा सा हम यहाँ से हटाएंगे और कैनाल रे के बारे में समझेंगे। तो मेनली कैथोड रे को रहने दो, थोड़ा वो चेंज लाया जाएगा, यही बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे अगला हेडिंग क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या क्या मिला था, ये हमको समझ में आ गया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था, कौन आए थे, गोल्डस्टीन साहब आए थे। कौन आए थे, गोल्डस्टीन साहब आए थे। गोल्डस्टीन साहब कब ये परफॉर्म करते हैं, 1886 में करते हैं। और थोड़ा बहुत चेंज लेके आते हैं। चेंज क्या लेके आते हैं, तो देखिएगा, चेंज वो ये लेके आते हैं कि ये जो कैथोड प्लेट थी, इसको क्या कर देते हैं, परफोरेटेड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, परफोरेटेड। ठीक है, प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट, ठीक, यूज करते हैं। और बगल में क्या लगा देते हैं, ZNS स्क्रीन, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। और यहाँ पे एनोड प्लेट ऐसे ही रहेगा, इधर तो ZNS लगा ही रहेगा। ये कौन सी प्लेट है, एनोड प्लेट। ये सावधीरा थी, मतलब इसके अंदर कोई चेंज वेंज नहीं था। ठीक है, क्लियर है। अब मेनली होता क्या है, तो मेनली ये देखा जाता है कि जैसे कैथोड रे एनोड की ओर जा रही थी, वैसे ही, अच्छा हाँ, एक और चेंज उन्होंने किया कि यहाँ पे क्या डाल दिया, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। हीलियम गैस हटा के हाइड्रोजन गैस डाला। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जब ये गैसेस जा रही हैं, सॉरी, इधर से तो रेज जा रही हैं एनोड की ओर, वैसे ही अब एनोड से भी रेज जा रही हैं किधर की ओर, कैथोड की ओर। समझ में आया, कैथोड की ओर रेज जाते हुए देखी उन्होंने। और ये रेज जाके किसको चमका रही हैं, ये रेज जाके ZNS स्क्रीन को चमका रही हैं, ZNS स्क्रीन को चमका रही हैं। और किस कलर में, रेड कलर में, ठीक है। तो रेड कलर में क्या कर रही हैं, वो चमका रही हैं। क्लियर है, आया ना। और यहाँ से एनोड रे की खोज होती है, किस रे की, एनोड रे की खोज होती है। और इस एनोड रे की कहानी को जब आप समझोगे, देखो प्रेशर यहाँ पे भी लो था, ठीक है ना,
प्रेशर वेरी लो, ठीक है, प्रेशर वेरी लो। और इसी एनोड रे को हम लोगों ने बाद में और क्या नाम दे दिया, कैनाल रे, क्योंकि अगर हम छिद्र नहीं करते हैं तो ये पार नहीं हो पा रही थी, ठीक है, क्लियर है। तो एनोड रे निकलती हुई नजर आई, कैथोड रे तो दिख ही रही है कि जा रही है उधर, लेकिन उसके साथ साथ एनोड रे भी इधर की ओर आ रही है। हुआ क्या, तो एक्चुअल में ये जो मेरा H था वो क्या हो जाता है, आयोनाइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला जाता है और H प्लस इधर की ओर, क्योंकि इधर क्या है सब माइनस चार्ज है ना, और इधर क्या है सब प्लस चार्ज है, तो प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन भाग गया, प्लस की ओर कौन भाग गया, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बोलते हैं माइनस की ओर कौन भाग गया, H प्लस, और यही H प्लस मेरा क्या था, यही H प्लस था मेरा प्रोटॉन, क्लियर है, हाँ या ना। अब ये जो रेज आई इनकी भी अपनी अपनी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। तो मेनली अगर हम बात करें कैनाल रेस की या एनोड रे की, चूंकि एनोड रे क्यों बोला गया, क्योंकि एनोड से निकली थी, इसलिए इनको एनोड बोलेंगे, या इन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैनाल रे, ठीक है ना। तो कैनाल रेस की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज निकली, क्यों, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया तो ये किसकी ओर भागी, निगेटिव चार्ज की ओर भागी, यानी निगेटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज थी। ये भी एक पार्टिकल था, क्योंकि हम लोगों ने इस रेस के रास्ते में क्या रखा, पैडल रखा, तो इसने भी इसको क्या करा दिया, मूव करा दिया, और ये भी क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही थी, और ये भी फ्लैश डाल रही थी ZNS स्क्रीन पे, लेकिन कैसा ग्लो करा रही थी, रेड कलर का ग्लो हो रहा था, ठीक है, रेड कलर का ग्लो करा रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद अब हम इनकी कहानी को आगे बढ़ाएं, यदि मतलब मेनली यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था, हाँ या ना। तो यहाँ तक देख लेने के बाद हमारे पास जो आया था कहानी के आगे वो क्या था, वो ये था, देखिए बाकी प्रॉपर्टीज आप देखोगे डील करोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको नजर आएंगी, चूंकि मैं इतने तक ही डन करूँगा, अदरवाइज आप पिछला वीडियो जब देखोगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी बस मैंने लिखवा दी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ोगे कि मेनली यहाँ पे भी चार्ज मास रेशियो आता है, E/m रेशियो आता है ना, और ये E/m रेशियो क्या है, H प्लस, ठीक है ना, H प्लस के बिहाफ पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी रेशियो आता है, फिर यहाँ पे भी क्या निकलता है, चार्ज निकल के आता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मेनली जब पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के केस में कर लिया था, इलेक्ट्रॉन के केस में कर लिया था ना, इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, बस जब प्रोटॉन की कहानी आई, जब एनोड रे निकली, उसके बाद हम लोगों ने बस सिर्फ उसी को दोहरा दिया, उसके लिए नए साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हीं साइंटिस्टों ने अपना काम कर लिया, क्योंकि हमारे पास पहले से रास्ता मौजूद था, तो उस रास्ते पे हम लोग चले गए। तो E/m रेशियो क्या था, 9.175 इंटू 10⁴ गुलाम पर kg। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आई थिंक यहाँ तक इतना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना मिला, तो सर ये उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है। फिर मास भी निकाल लिया गया, मेनली ये तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन था, मेनली मास ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन भी निकाल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज पता ही है हमको, है ना, ये E को हटा दो, H प्लस अपॉन m रख लो, ठीक है, ताकि पता चले प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, चार्ज ही लिख देते हैं, सबसे बेहतर है चार्ज मास रेशियो, साफ साफ लिख देते हैं, चार्ज मास रेशियो, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन यानी मास ऑफ H प्लस क्या निकल के आया था, मास ऑफ H प्लस निकल के आया था 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया था बाद में क्या निकल के आया था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो कितना आया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, और ये भी किस में, माइनस में। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास का कंपैरिजन प्रोटॉन के मास के अनुसार करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास का 1837 पार्ट है, समझ में आ रहा है। यानी एक प्रोटॉन के टुकड़ों को अगर हम 1837 भागों में डिवाइड कर दें तो एक भाग का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये भी बात हम लोगों ने देखी थी, तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 837th पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
इज 1837th पार्ट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर क्या कर ली थी, डील कर ली थी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है शुरू से लेके अब तक मैंने पूरी कहानी को रिकैप करके दे दिया। ठीक है, मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये समझ तो गए होंगे लेकिन हम लोगों ने डीप में जाके पढ़ी हुई है चीज़ें, तो एक बार मैं पुनः चाहूँगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार जाके पुनः पढ़ना है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे डन करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।